आपका आप पावर का जो प्राइसिंग्स है या जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है या जो टोटल कॉस्ट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन उसको थोड़ा कंपेयर करके बताइए कि डिफरेंट जो पावर सोर्सेस हैं उनका क्या कॉस्टिंग है। आज के दिन ऐसा है, ये अलग अलग रिएक्टर्स की कॉस्ट अलग अलग है, तो मैं उनके आंकड़े अलग से दूंगा। मगर जो कोयले से बिजली बनती है उसकी कॉस्ट आज के दिन 3 रुपये से 4 रुपये प्रति यूनिट, मतलब किलो वाट आवर एनर्जी कॉस्ट है उसकी। जो इम्पोर्टेड कोल है, डोमेस्टिक कोल की 3 से 4 रुपये, इम्पोर्टेड कोल है उसकी 6 साढ़े रुपये, और गैस की करीबन 7 रुपये प्रति यूनिट किलो वाट आवर। इसके तुलना में न्यूक्लियर की कॉस्ट जैसे कुडमकुलम में बनेगी बिजली वो 12 रुपये तक होगी, और रिएक्टर अगर इंपोर्ट हम करते हैं जैसे फ्रेंच रिएक्टर जैतापुर महाराष्ट्र में इंपोर्ट करने का प्लान है। 6 रिएक्टर्स एक विशेष डिज़ाइन किए हैं, उसको अरेवा कंपनी फ्रांस की, उसका EPR करके डिज़ाइन है, यूरोपियन प्रेशराइज्ड रिएक्टर। उसकी कीमत आज के दिन बढ़कर फिनलैंड में और फ्रांस, ये 2 ही जगह में ये रिएक्टर बन रही है, वो बढ़कर 3 बिलियन यूरो से लेकर 8.5 बिलियन यूरो हो गई है। तो इसका मतलब है कुछ 11 बिलियन डॉलर एक रिएक्टर की होगी कॉस्ट। तो उसकी कीमत जो है, उसके वहाँ जो बिजली बनेगी अरेवा के रिएक्टर में, वो 20 रुपये से ज़्यादा, 20-25 रुपये प्रति यूनिट इतनी खर्चीली होगी। इसकी तुलना में हम जो अक्षय ऊर्जा के स्रोत है जैसे कि पवन ऊर्जा है, विंड टर्बाइन है, जो यहाँ बहुत मात्रा में देख रहे हैं। तमिलनाडु इज़ दी विंड एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया। भारत में 17,000 मेगावाट लागू है विंड टर्बाइन की पावर, उसमें से 7,000 तमिलनाडु में है। अब ये 17,000 जो है ये बिना कोई भारी सब्सिडी की बनी हुई है, जबकि 50 साल हज़ारों करोड़ सब्सिडी देने के बावजूद भी न्यूक्लियर पावर 5,000 मेगावाट भी नहीं है, और विंड 17,000 से ऊपर गई है, और हर एक साल 3,000-4,000 मेगावाट से बढ़ रही है, क्योंकि वो बहुत सस्ती है। उसकी यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कोई 3.5 रुपये है आज के दिन। तो न्यूक्लियर की आप देखिए 12 से लेकर 25 तक प्रति यूनिट, और विंड की है 3.5 रुपये, कितनी सस्ती है। अब तमिलनाडु में 7,000 मेगावाट जो है वो बिजली को ग्रिड ले नहीं पा रहा है, क्योंकि ग्रिड अंडर डिज़ाइन है यहाँ का, और उसमें थोड़ा सा भी खर्च करे 5-10 करोड़ रुपया, तो ग्रिड को मॉडिफाई करें, तो ये इसमें से 7,000 मेगावाट इंस्टॉल कैपेसिटी से कम 2,000 मेगावाट मिल सकती है यहाँ से बिजली बहुत कम खर्चे में, और 15,000 करोड़ खर्च करने के बाद हमको मिलेगी ये परमाणु बिजली कुडमकुलम से, जो कि इतनी खर्चीली है, और 15 साल के बाद उसकी कीमत 12 रुपये से ज़्यादा है। तो ये बहुत, मैं समझता हूँ, विवेकहीन फैसला सरकार ने किया कि बिना ग्रिड को मॉडिफाई करते हुए कि वो रिन्यूएबल एनर्जी को इवैक्यूएट कर रहा और उसका उपयोग कर रहा, ये सबसे अच्छा आज का सोल्यूशन है। अब सोलर का देखिए, पिछले साल भारत सरकार ने सोलर पावर का ऑक्शन किया, बिडिंग किया, तो सबसे लोएस्ट कोट आया था वो 7 रुपये 49 पैसे, मतलब करीब गैस की तुलना में है वह बैठता है। तो और ये हर एक साल 10-20% से घट रही है इसकी कॉस्ट। पिछले 5 साल में ये सोलर सेल की कीमत जो है वो 40% से घटी है। तो और इसकी रफ्तार और तेज़ बनेगी, क्योंकि चीन बहुत बड़ी मात्रा में सोलर सेल्स का उत्पादन कर रहा है। सबसे
विश्व में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन गया है। पहले जर्मनी, जापान थे, उसको उन्होंने ओवरटेक किया है और इसलिए कॉस्ट और घटेगी और हम समझते हैं कि 2-3 साल में ये कोयले के बराबर हो जाएगी, गैस के बराबर हो जाएगी और ये इतनी सस्ती और इतनी बड़ी मात्रा में हमको उपलब्ध है कि साल में 300 से ज़्यादा हमारे यहाँ एकदम उजले दिन होते हैं जहाँ सूरज चमकता है बढ़िया, तो हमको इसका उपयोग करना चाहिए। और आज 40% लोगों के पास, भारतीयों के पास कोई बिजली नहीं, उनको पहले पहुंचाने की मदद की कोशिश करनी चाहिए। और वो सोलर होम लाइटिंग सिस्टम जो गांव में नहीं है, आज कोई बिजली नहीं है, वहाँ तुरंत लागू की जाए, उसको सब्सिडी दी जाए और ग्रिड को वहाँ तक पहुँचाने में जो 40 साल 50 साल लग रहा है, उसको काट के आप 3 महीने में वहाँ घर के उपयोग के लिए बिजली हो, पंखे हो, टेलीविज़न सेट हो, इसके लिए सबको मुहैया कर सकते हैं। आज बिजली, ये आज की स्थिति। और इसका ऐसा है, अब कोयला सस्ता लगता तो है मगर इसके बहुत डीमेरिट्स भी है, बहुत अवगुण भी है। एक तो है ये पोल्यूटिंग है, दूसरा ये उसमें बहुत ऐश कंटेंट बहुत ज़्यादा है, जो कि फ्लाई ऐश जो है वो पूरे क्षेत्र को प्रदूषित करता है और वो पॉइजनस है, वो उसमें बहुत सारे अवगुण हैं। और तीसरा ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है, क्लाइमेट चेंज को और रफ्तार उसकी बढ़ जाती है। तो कोयले को तो हमको फेज आउट करना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है। और आज मैं देखता हूँ कि आज के दिन इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का रिपोर्ट आया था कि भारत का कोयले पर जो निर्भर होना है वो बढ़ते जा रहा है। वो और भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा कोयला इस्तेमाल करने वाला, बिजली के उत्पादन के लिए देश बनने जाने वाला है 20 साल के बाद, 2030 में, 2030। तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, तो उस पर रोक लगानी चाहिए और जो अक्षय ऊर्जा के स्रोत हैं उनका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। इसमें जो कॉस्टिंग आपने जो बताए हैं, ये क्या मतलब सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट है या पोस्ट प्रोडक्शन जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो सब इंक्लूडेड है या नहीं? इसमें ये इंक्लूडेड नहीं है। जो न्यूक्लियर में 2 कंपोनेंट है वो इंक्लूडेड नहीं है। एक तो न्यूक्लियर प्लांट ऐसा होता है कि रिएक्टर को आप 30 साल चलाएंगे, 40 साल चलाएंगे, उसको फिर ताला बंद करके छोड़ नहीं सकते। उसको वहाँ का जो जहरीला वेस्ट प्रोडक्ट है उसको निकालना पड़ेगा और जो पूरा रिएक्टर है उसके ऊपर एक कबर बनानी पड़ेगी, टूम बनानी पड़ेगी कंक्रीट की, उसको बोलते हैं डीकमिशनिंग। तो ये काफ़ी जोखिम का मामला है, इसमें रेडियोधर्मिता बहुत होती है और लोगों का एक्सपोजर इसमें ज़्यादा बढ़ता है। तो इसी का खर्चा, डीकमिशनिंग का खर्चा है, वो न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने के खर्चे से आधा तक पहुंच सकता है, 1/3 से आधे तक पहुंच सकता है। तो ये बहुत खर्चीली चीज़ है डीकमिशनिंग। और दूसरा कंपोनेंट जो इसमें इंक्लूड नहीं किया है वो है लॉन्ग टर्म वेस्ट मैनेजमेंट। अब जो हाई लेवल वेस्ट न्यूक्लियर कचरा निकलता है न्यूक्लियर प्लांट से, वो हज़ारों साल तक खतरनाक रहता है। जैसे कि प्लूटोनियम बनता है बहुत बड़ी मात्रा में, प्लूटोनियम 239, इसकी हाफ लाइफ है 24,400 साल, 24,400 साल। अब जब तक 10 हाफ लाइफ साइकिल्स पूरी नहीं होती है तब तक वो जो पदार्थ है वो बहुत खतरनाक रहता है। तो आप समझ लीजिए 2.5 लाख साल तक आपको स्टोर करना पड़ेगा। तो स्टोरेज की कितनी भयंकर कॉस्ट होगी। अच्छा, स्टोरेज का कोई अभी तक समाधान का सोल्यूशन नहीं मिला है, समाधान नहीं मिला है। तो किसी के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं, कहीं भी कोई भी देश में, कि न्यूक्लियर वेस्ट को इतने लंबे अरसे के लिए सुरक्षित तरीके से स्टोर करे, बचाए रखे, उसका भंडारण करे, इसका किसी के पास टेक्नोलॉजी नहीं है। अमेरिका ने एक प्लान बनाया था नेवाडा में वहाँ रखने का, वो प्लान कैंसिल हो गया है। 16 अरब डॉलर खर्च करने के बाद उसको बंद किया गया है ये प्रोजेक्ट को। जर्मनी में कोशिश की थी, फ्रांस में, सब पूरी टूट पड़ी है, उसमें कोई तुक नहीं है ये नई टेक्नोलॉजी में।
और ये बहुत बड़ा मतलब बोझा है, वो आगे की पीढ़ियों पर न्यूक्लियर रिएक्टर डालता है, उसका कोई इसमें हिसाब नहीं। तो मैं जो आपको आंकड़े दे रहा हूँ 12 रुपये और 25 रुपये, उसमें अगर इनको जोड़ा जाए डीकमिशनिंग कॉस्ट को और वेस्ट स्टोरेज कॉस्ट को, तो वो बढ़ के दुगना भी हो सकता है। तो ये बहुत ही भयानक किस्म की टेक्नोलॉजी है जो कि आगे पीढ़ियों को भी पछाड़ते रहेगी। तो उसमें फिर और ये भी हो सकता है कि हेल्थ हैजर्ड्स का कॉस्ट भी हो सकता है, ऐड बिल्कुल हो सकता है उसमें। अच्छा, उसमें सरकार लायबिलिटी जो है वो घटाने की कोशिश कर रही है और पब्लिक के तरफ ट्रांसफ़र कर रही है। तो लायबिलिटी लॉ है, वो ऑपरेटर पर ही लायबिलिटी का बोझा डालता है, जबकि सप्लायर, जैसे अमेरिका ने सप्लाई किया रिएक्टर, फ्रांस ने सप्लाई किया, तो उसमें डिफेक्ट है, उसके वजह से एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट का खर्चा मतलब 1 लाख करोड़ 20 लाख करोड़ ऐसे होता है। वो खर्चा कौन करेगा? तो उसमें उसने ऑपरेटर को कहा कि आपको सिर्फ 2300 करोड़ देना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं। और सप्लायर को तो उससे भी कम, वो 5 साल के लिए ही लायबिलिटी रखी है। तो ये गलत है, हम समझते हैं। तो इसका खर्चा जो जर्मनी में एक कैलकुलेशन एक सरकारी कमीशन ने किया और उनका अनुमान है कि अगर चेर्नोबिल जैसा मेल्ट डाउन एक्सीडेंट होता है जर्मनी में सिर्फ एक रिएक्टर में, तो उससे जितना नुकसान होगा उससे जर्मन अर्थव्यवस्था टूट जाएगी। उसके जर्मनी के आज के आर्थिक राष्ट्रीय उत्पादन के दुगना खर्चा वो नुकसान के बराबर होगा। तो ये मतलब विश्व की सबसे तीसरी प्रगत और इंडस्ट्रियल इकोनॉमी ये पूरी वाइप आउट हो जाएगी एक मेल्टडाउन से। तो इतना भयंकर इसका असर होता है। यूक्रेन जैसे देश में $900 बिलियन खर्च इसका आएगा। अभी तक 26 साल पहले 27 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, उसकी भरपाई के लिए। तो ये तो हम पेल नहीं पाएंगे, झेल नहीं पाएंगे। तो इस रास्ते से जाना ही गलत है।